बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्री फेज़ कंट्रोल रेक्टिफिकेशन की तरफ आज हम जाएंगे और पर्टिकुलरली फिर हम थ्री फेज़ कंट्रोल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो हम थ्री फेज़ डायोड रेक्टिफायर्स को डिस्कस कर चुके हैं, हाफ वेव एज वेल एज़ फुल वेव। तो क्लासिफिकेशन की तरफ दोबारा जाएंगे, विज़िट करेंगे और थ्री फेज़ हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर से स्टार्ट लेंगे और उसका कनेक्शन बनाएंगे फिर हम थ्री फेज़ हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर से। तो हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर हमारे लिए एक रेफरेंस की तरह एक्ट करेगा और फिर उसी से हम कंट्रोल रेक्टिफिकेशन की तरफ जाएंगे। और फिर इस रेक्टिफायर का जो पावर फैक्टर है और जो हमारे पास आरएमएस और एवरेज वैल्यू है, इनकी इक्वेशन जो है वो हम डिराइव करेंगे, बोथ फॉर द रेजिस्टिव एज वेल एज़ फॉर द इंडक्टिव लोड। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर्स और कंट्रोल रेक्टिफिकेशन में थ्री फेज़ रेक्टिफायर्स जो है ये हमारा टारगेट है और इसमें हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर जो है पर्टिकुलरली इसको डिस्कस किया जाएगा। हमारे पास थ्री फेज़ हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर जो है उसकी स्कीमेटिक कुछ इस तरह से हमारे पास बनती है, जिसमें तीन सोर्सेज होते हैं। थ्री फेज़ सोर्स होता है हमारे पास जो कि इस कन्फिगुरेशन में कनेक्टेड होते हैं। हमारे पास इनके इस पॉइंट को हम कह देते हैं न्यूट्रल, जो कॉमन पॉइंट होता है, ये वाई कनेक्शन हमारे पास कहलाता है। और हमारे पास हर फेज़ के अंदर एक डायोड होता है और इसके लिए जो रूल हमने बताया था कि हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो इक्वल होगी मैक्सिमम ऑफ वी ए, वी बी एंड वी सी। इन तीनों फेजेस में से जिसकी वोल्टेज होगी हाईएस्ट वो वाला पर्टिकुलर डायोड जो है वो कंडक्ट करेगा। अगर फेज़ ए का वोल्टेज हाईएस्ट है, बाकियों दो से ज़्यादा है, तो डायोड D1 कंडक्ट करेगा और V नॉट हमारे पास हो जाएगी इक्वल टू VA। और अगर हमारे पास D2 जो लगा हुआ है फेज़ B के अंदर, अगर उसकी वोल्टेज मैक्सिमम है तो फिर D2 कंडक्ट करेगा और V नॉट इक्वल्स टू VB। इसी तरह D3 कंडक्ट करेगा अगर VC जो है इन तीनों में से उसका वोल्टेज हाईएस्ट है। और हमने तरीक़ेकार ये वज़ह किया था कि हमारे पास जो फेज़ वोल्टेजेस हैं VA, VB और VC, हम ये प्लॉट कर लेते हैं और इनकी जो पीक्स हैं उनको हम फिर ट्रेस कर लेते हैं, जो हमारे पास V नॉट बन जाती है। तो ये जो पीक्स हैं इनकी, हमारे पास V नॉट की जो वेव फॉर्म है वो यहाँ से बन जाती है। तो थ्री फेज़ हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर का जो ऑपरेशन है वो इसी तरह से है। हाईएस्ट जो वोल्टेज है, फेज़ वोल्टेज, वो वाला फेज़ जो है उसमें जो डायोड है वो कंडक्ट करेगा और वी नॉट उसी फेज़ वोल्टेज के इक्वल होगी जब तक वो डायोड कंडक्शन मोड में है। फिर जब अगला उससे हाईएस्ट होगा किसी क्रॉसिंग पॉइंट पे, किसी क्रॉसिंग पॉइंट पे एक फेज़ जो है वो उसकी वोल्टेज कम हो जाती है, अगले की उससे ज़्यादा हो जाती है, तो एक नया डायोड जो है फिर वो कंडक्शन मोड में आ जाता है। तो D1 से D2, D2 से D3, फिर D3 से D1, और ये जो है पीरियडिकली ये प्रोसेस चलता जाता है। अब कंट्रोल रेक्टिफिकेशन में क्या हो जाएगा कि जो सोर्सेज हमारे पास वाई कनेक्शन में एग्जैक्टली उसी तरह से वाई कनेक्शन ही है और हमारे पास तीन थायरिस्टर जो है उन्होंने उन डायोड्स की जगह जो है वो ले ली है। तो हमारे पास डायोड्स रिप्लेस हो गए हैं थायरिस्टर्स से। T1, T2 और T3 जो है अब हमारे पास D1, D2 और D3 की जगह आ गए हैं और इसमें भी हमारे पास एक कॉमन कैथोड पॉइंट जो है यहाँ पे मौजूद है और आउटपुट हमारे पास इस कॉमन कैथोड पॉइंट और जो न्यूट्रल पॉइंट है इसके बीच हम मेजर करते हैं आउटपुट वोल्टेज को। फेज़ वोल्टेजेस को हम दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। हमारे पास फेज़ ए की जो वोल्टेज है वी हैड साइन ओमेगा टी -5/6 और वी हैड साइन ओमेगा टी -5/6 जो है वी बी है और वी सी हमारे पास है वी हैड साइन ओमेगा टी -9π/6। और उसकी वजह से जो लाइन वोल्टेज बन रही है, लाइन वोल्टेज हमारे पास है वी ए बी, और रिकॉल कर लेंगे यहाँ पे √3 का जो फैक्टर है वो मौजूद है। √3 टाइम्स वी हैड है। पहले में हमारे पास फेज़ है 0, दूसरे में है 2π/3 और BCA में है हमारे पास 4π/3। तो ये हमारे पास थ्री फेज़ सिस्टम जो है मौजूद है। अब आउटपुट वोल्टेज को ड्रॉ करने के लिए हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि हमारे पास लेट्स से थायरिस्टर T3 जो है वो कंडक्शन मोड में है। मैं इसको रेड में बता देता हूँ कि थायरिस्टर T3 जो है लेट्स से इनिशियली वो है कंडक्शन मोड में। तो अगर थायरिस्टर T3 कंडक्शन मोड में है, इसका मतलब होगा कि V0 हमारे पास इक्वल होगा
VC के अगर हमारे पास T1 ऑन है, अगर T1 ऑन है तो थायरिस्टर T1 अगर ऑन है तो वोल्टेज V0 होगी इक्वल टू VC। तो लेट्स से VC हमारे पास जो है आउटपुट है और हमारे पास यहाँ पे हो रही है ज़ीरो क्रॉसिंग हो रही है हमारे पास VA और VC की। इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो π/3 है, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास VA ग्रेटर हो जाता है VC से। अब डायोड के केस में क्या होता है कि डायोड के केस में हमारे पास जैसे ही VA बढ़ता है VC से तो D1 जो है वो कंडक्शन मोड में आ जाता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को रिकॉल कर लेते हैं कि डायोड की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, आइडियल करेक्टरिस्टिक्स, वो कुछ यूँ बनाते हैं हम। ये हमारे पास वोल्टेज और ये है करंट, डायोड वोल्टेज और डायोड करंट। तो जैसे ही उसके क्रॉस वोल्टेज पॉजिटिव होने लगता है वो आ जाता है कंडक्शन मोड में और वो क्लोज स्विच की तरह एक्ट करता है, और जैसे ही उसमें से करंट ज़ीरो हो जाता है वो एक ओपन स्विच की तरह एक्ट करता है। तो हमारे पास डायोड में वोल्टेज को ब्लॉक करने की, पॉजिटिव वोल्टेज को ब्लॉक करने की कैपेबिलिटी नहीं है। इस वजह से वो एग्जैक्टली क्रॉसिंग के ऊपर ही अगले डायोड पे करंट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास है थायरिस्टर, और थायरिस्टर की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कुछ यूँ बनती है कि इसके क्रॉस वोल्टेज हमारे पास नेगेटिव भी अगर है तो भी ये ऑफ है, और अगर हमारे पास पॉजिटिव भी हो जाए तब भी इसके क्रॉस वोल्टेज अगर पॉजिटिव भी हो जाए तब भी ये ब्लॉकिंग मोड में रह सकता है। ये कंडक्शन जो है उसको फॉरबिड कर सकता है, ये एक ओपन स्विच की तरह एक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे भी एक ओपन स्विच रह सकता है और यहाँ पे भी एक ओपन स्विच की तरह रह सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे उसके क्रॉस वोल्टेज पॉजिटिव है और उसके बाद हम इसको ट्रिगर कर देते हैं तब ये एक क्लोज स्विच की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये वोल्टेज एक्सिस, ये इसका करंट एक्सिस। तो हमारे पास थायरिस्टर की ये जो कैपेबिलिटी है कि वो वोल्टेज को, पॉजिटिव वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है, ये यहाँ पे यूज़ होगी कि अगर हम अलाउ कर देते हैं, अगर हम इस तरह अलाउ कर देते हैं कि थायरिस्टर T1 को ट्रिगर नहीं करते तो करंट जो है पिछले थायरिस्टर में से फ़्लो करता रहेगा। तो ये तो वोल्टेज की वे फॉर्म है। वोल्टेज की वे फॉर्म से हमें ये नज़र आएगा कि जब तक थायरिस्टर को हमने, अगले थायरिस्टर को हमने नहीं ट्रिगर किया तो करंट जो है वो पिछले सोर्स VC से ही हमारे पास आती रहेगी करंट, और हमारे पास जो V0 है वो स्टिल VC ही रहेगा। लेकिन हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर T1 जो है उसका जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज है वो पॉजिटिव हो चुका है, और कहीं पे अब अगर हम उसको ट्रिगर करते हैं तो लेट्स से हम उसको ट्रिगर कर देते हैं π/3 के ऊपर, वो पॉजिटिव हो गया और हमने एक अल्फ़ा का एक फेज शिफ्ट लिया और उसके बाद हमने ये गेट सिग्नल अप्लाई किया IG1। तो जब गेट सिग्नल हम अप्लाई कर देंगे थायरिस्टर T1 को तो उससे क्या होगा कि थायरिस्टर T1 आ जाएगा कंडक्शन मोड में, और हमारे पास थायरिस्टर T1 की कंडक्शन मोड में आने से जो T3 है वो ओपन हो जाएगा और T2 पहले से ही ओपन है। तो जैसे ही थायरिस्टर T1 को ट्रिगर कर लेंगे हमारे पास जो वोल्टेज है वो V0 = VA आ जाएगा, और हमारे पास V0 की जो वेव फॉर्म है अब VA को ट्रैक करना इस तरह से शुरू कर देंगे। हमारे पास फिर पाई रेडियन के ऊपर क्या हो रहा है कि अब हमारे पास VB और VA जो है वो उनका क्रॉसिंग हो रहा है, जिसका मतलब VB जो है उससे हायर हो रहा है A से भी और C से भी, लेकिन प्रीवियसली VA जो है वो हाईएस्ट था तो अब VB जो है वो हाईएस्ट हो रहा है। लेकिन अगेन क्योंकि ये डायोड नहीं है, थायरिस्टर है, हमारे पास ट्रिगर पल्स जो है, जो पल्स है उसको अप्लाई करना ज़रूरी है अगर वोल्टेज हमारे पास पॉजिटिव हो जाती है। तो हमारे पास वोल्टेज पॉजिटिव तो हो गई है लेकिन हम उसको ट्रिगर कर रहे हैं अगेन एक एंगल अल्फ़ा के बाद। सो पाई के बाद अल्फ़ा, सो पाई प्लस अल्फ़ा के ऊपर हम ट्रिगर कर देते हैं थायरिस्टर T2 को हम ट्रिगर कर देते हैं। तो IG2 मैं इसको कह देता हूँ, तो IG2 जो है अप्लाई कर देते हैं। तो IG2 हम अप्लाई करते हैं तो उससे पहले VA ही आ रहा है और उसके बाद आना शुरू हो जाएगा VB, फिर VC और VB का क्रॉसिंग होगा, और यहाँ पे अब हमारे पास 5π/3 के ऊपर ये क्रॉसिंग हो रहा है, और 5π/3 से हम लेंगे फेज़ अल्फ़ा, जो डिले है वो लेंगे अल्फ़ा, और उसके बाद हम ट्रिगर कर देंगे थायरिस्टर T3 को, तो हमारे पास V0 आना शुरू हो जाएगा = VC। तो जिस तरह हमने अभी यहाँ पे मेंशन किया कि V0 होगा VA π/3 + अल्फ़ा से लेके हमारे पास
पाई प्लस अल्फ़ा तक। इस रेंज में हमारे पास थायरिस्टर T1 जो है वो कंडक्शन मोड में होगा और हमारे पास V0 जो है इक्वल टू VA। फिर हमारे पास पाई प्लस अल्फ़ा से लेके 5π/3 प्लस अल्फ़ा तक हमारे पास T2 कंडक्शन मोड में होगा और वहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो होगा VB। फिर हमारे पास VC की बारी आएगी 5π/3 प्लस अल्फ़ा, यहाँ पे हम ट्रिगर कर देंगे T3 को और T3 यहाँ पे कंडक्शन मोड में आ जाएगा और ये कंडक्शन मोड में रहेगा 7π/3 प्लस अल्फ़ा तक। तो इस टाइम पे V0 इक्वल्स टू VC होगा। तो ये हमारे पास 2π/3 रेडियन के लिए एक थायरिस्टर जो है वो कंडक्शन मोड में है। T1 पहले 2π/3 रेडियन के लिए है, फिर हमारे पास T2 है 2π/3 रेडियन के, फिर T3 जो है वो 2π/3 रेडियन के लिए है और ये प्रोसेस जो है वो फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा VA, VB एंड VC। थायरिस्टर T1 के क्रॉस वोल्टेज को हम देख लेते हैं कि उसके क्रॉस जो वेवफॉर्म बनती है वोल्टेज की वो कैसे आएगी और ये अल्टीमेटली हमारे पास डिटरमिन होता है, इससे जो वोल्टेज रेटिंग है थायरिस्टर की वो इससे जो है डिटरमिन होती है। तो हमारे पास VAK को हम देख लेते हैं वोल्टेज क्रॉस थायरिस्टर को। तो जब भी थायरिस्टर कंडक्शन मोड में होगा उसकी क्रॉस वोल्टेज होगी 0 और हमने बताया कि T1 कंडक्शन मोड में है π/3 प्लस अल्फ़ा से पाई प्लस अल्फ़ा तक। फिर हमारे पास जब T2 कंडक्शन मोड में होगा पाई प्लस अल्फ़ा से 5π/3 प्लस अल्फ़ा तक। इस दौरान T2 कंडक्शन मोड में होगा, तो T2 के कंडक्शन मोड में होने का मतलब है कि उस टाइम पे V0 होगा इक्वल टू VB और हमारे पास थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगी VA माइनस VB, तो ये वोल्टेज हो जाएगी VAB। फिर हमारे पास T3 जो है ये T1 और यहाँ पे T3 कंडक्शन मोड में है 5π/3 प्लस अल्फ़ा से 7π/3 प्लस अल्फ़ा तक और इस दौरान हमारे पास वोल्टेज होगी लोड के ऊपर VC, क्योंकि V0 है हमारे पास इक्वल टू VC और वोल्टेज अक्रॉस ये थायरिस्टर हो जाएगी। अब हमारे पास है VA माइनस VC, सो VAC हमारे पास हो जाएगी वोल्टेज अक्रॉस ही थायरिस्टर। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे पास है वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर इक्वल टू 0 जब T1 कंडक्शन मोड में है। तो अगर T1 कंडक्शन मोड में है π/3 प्लस अल्फ़ा से लेके पाई प्लस अल्फ़ा तक, तो यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर हो गई है 0। फिर हमारे पास पाई प्लस अल्फ़ा से 5π/3 प्लस अल्फ़ा तक हमारे पास वोल्टेज होगी इक्वल टू VAB। तो ये जो डॉटेड लाइन हमने बनाई हुई है VAB, ये इस काम के लिए कि हम इसको ट्रैक कर सकें जब हमारे पास VAK इक्वल टू VAB हो, और ये तब तक मामला चलेगा जब तक हमारे पास T2 कंडक्शन मोड में है। फिर हमारे पास कंडक्शन मोड में आ जाएगा T3। तो T3 के कंडक्शन मोड में आने से हमारे पास अब हम ट्रैक करेंगे VAC को, तो हम ये जो लाइन है इसको स्विच कर देंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे टू द VAC। तो यहाँ से शुरू हो जाएगा VAC और हमारे पास तब तक रहेगा जब तक T1 जो है वो कंडक्शन मोड में नहीं आ जाता। तो T1 जो है कंडक्शन मोड में अब हमारे पास आ जाएगा 7π/3 प्लस अल्फ़ा के ऊपर और फिर हमारे पास हम उसको ड्रॉ कर देंगे 0। अगर इसको पीछे ट्रैक करें तो हमारे पास ये वेवफॉर्म बनती है VAC वाली जो, तो इस तरह से हमारे पास T1, T2 और T3 को हम पीरियाडिकली 2π/3 रेडियन के बाद फायर करते रहेंगे। तो उसके नतीजे में ये हमारे पास जो है एक थायरिस्टर ट्रिगर होता रहेगा और हमारे पास जो वेवफॉर्म है आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म वो कुछ यूँ हमारे पास अपीयर होती रहेगी। अब हम एवरेज आउटपुट वोल्टेज DC लेवल जो है आउटपुट वोल्टेज का वो डिटर्मिन कर लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ केसेस हैं उसको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हम एज्यूम कर रहे हैं कि या तो RL लोड है हमारे पास, इंडक्टिव लोड है, या हमारे पास रेजिस्टिव लोड है, लेकिन उस केस में अल्फ़ा जो है वो π/6 से लेस है। तो ऐसे केस में हमारे पास जो वेवफॉर्म बनती है इस तरह से बनती है और इसमें हमारे पास जो रेंज है जहाँ पे हमने इंटीग्रेशन करनी होती है, जो एक पल्स है वो हमारे पास ये है π/3 और ये अल्फ़ा की बात बनता है π/3 प्लस अल्फ़ा। ये पॉइंट आ गया, पल्स यहाँ से शुरू हुई और ये पॉइंट हमारे पास आ गया पाई रेडियन और यहाँ पे हमारे पास पाई प्लस अल्फ़ा हो गया। तो एक पल्स जो है VA
वो हम वी हैट साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करते हैं π/3 प्लस अल्फ़ा से पाई प्लस अल्फ़ा तक। और क्योंकि ये 3 पल्स रेक्टिफिकेशन यहाँ पे हो रही है, इनपुट के एक साइकिल में आउटपुट की 3 पल्सेस हैं। अगर हम इसको देखेंगे 2π रेडियन तक अगर हम इसको लेके जाएंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ पे 2π बनता है। तो हमारे पास 3 साइकिल जो है आउटपुट के कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब 2π/3 हमारे पास है पीरियड है। इनपुट के एक साइकिल में मतलब 2π रेडियन के अंदर इसके 3 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, तो 2π/3। तो हम 1/2π/3 करेंगे तो 3/2π हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि साइन है तो साइन का इंटीग्रल नेगेटिव कॉज है, तो हम जो लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं उसमें हम लोअर लिमिट को पहले सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अपर लिमिट को हम बाद में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो लोअर लिमिट को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे π/3 प्लस अल्फ़ा को यहाँ पे ओमेगा एस टी की जगह जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा π/3 प्लस अल्फ़ा माइनस π/6, और π/3 माइनस π/6 इज़ π/6 और अल्फ़ा साथ में आ जाएगा। दूसरे केस में अब हम क्या करेंगे, हमारे पास पाई प्लस अल्फ़ा जो है ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे ओमेगा एस टी की जगह। तो हमारे पास आ जाएगा पाई प्लस अल्फ़ा माइनस π/6, जिसमें से हमारे पास आ जाएगा 5π/6 प्लस अल्फ़ा। अब हम इसको फर्दर जो है आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। हम cos π/6 प्लस अल्फ़ा को ओपन कर सकते हैं cos ऑफ π/6 cos अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ π/6 साइन ऑफ अल्फ़ा। तो हम ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। और फिर दोबारा से जो कोसाइन के लिए है यहाँ पे 5π/6 प्लस अल्फ़ा, तो π/6 की जगह 5π/6 कर देंगे। तो हमारे पास cos ऑफ π/6 हमारे पास इक्वल है √3/2 के, और हमारे पास cos ऑफ 5π/6 इक्वल है -√3/2 के। और ये अगर एक्सपेंड करते हैं हमारे पास, तो ये जो साइन है, ये जो साइन टर्म्स हैं ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, और जो कोसाइन है ये आपस में ऐड होके हमारे पास इसका बनेगा, यहाँ पे मैं 3/2π जो है ये हमने मिस किया हुआ है। सो हमारे पास 3/3 वी हैड ओवर 2π cos अल्फ़ा हो जाएगा। ये √3/2 cos अल्फ़ा और ये √3/2 cos अल्फ़ा जो है ऐड हो जाएंगे, और हमारे पास 3 वी हैड ओवर 2π जो है वो पहले से बाहर मौजूद है। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो ये ट्रू है हमारे पास अगर RL लोड है, या हमारे पास R लोड है, लेकिन R लोड के केस में अगर अल्फ़ा लेस देन आर इक्वल टू π/6 है। तो ये हमारे पास इक्वेशन ट्रू है। अब दूसरी कंडीशन की तरफ आते हैं कि RL लोड तो जो है वो इसमें ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन R लोड के केस में क्या होगा अगर अल्फ़ा ग्रेटर हो जाता है π/6 से, फिर हमारे पास क्या नतीजा होगा। तो यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। मैं इस वेवफॉर्म को दोबारा से ड्रॉ करता हूँ कि अगर हमारे पास पहले अल्फ़ा इक्वल टू अगर π/6 है तो क्या बनती है वेवफॉर्म, इसको ज़रा देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है वेवफॉर्म, यहाँ पे आ रही है, इसको मैं सही से ट्रैक करता हूँ, ये आ रही है और यहाँ तक आ जाएगी। अब ये जो पॉइंट है ये हमने बताया ये है π/3, और π/3 से फर्दर अगर π/6 इसमें ऐड करते हैं तो ये पॉइंट आता है एग्जैक्टली जब VC जो है वो क्रॉस कर रहा है 0 को। तो अगर हम इस पॉइंट के ऊपर फायर करते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पर अल्फ़ा सेट कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास अगला साइकिल जो है वो शुरू हो जाएगा, VA आना शुरू हो जाएगा। और VA आना शुरू हो जाएगा, ये हमारे पास अगली क्रॉसिंग आ गई पाई रेडियन के ऊपर। और यहाँ से अगर मज़ीद लेते हैं π/6, तो जिस तरह पिछली दफ़ा हुआ, जैसे ही 0 को टच करेंगे हमारे पास अगला थायरिस्टर जो है वो ट्रिगर कर देंगे। ये हमारे पास अल्फ़ा इक्वल टू π/6, और ये वेव फॉर्म आ जाएगी, ये साइकिल आ जाएगा और ये साइकिल आ जाएगा इस तरह से। तो इसका मतलब है कि जब अल्फ़ा हमारे पास π/6 है, तब हमारे पास जो पल्सेस हैं वो जस्ट 0 को टच कर रहे हैं, 0 को हिट करके वापस जो है नया साइकिल जो है, नया पल्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं।
तो ये हमारे पास इसलिए बाउंड्री एक तरह से बन रही है, अल्फ़ा पाई ओवर 6 एक तरह से बाउंड्री बन रही है हमारे पास। अब हमारे पास अगर अल्फ़ा को बढ़ाते हैं पाई ओवर 6 से और रेजिस्टिव लोड है तो उसका मतलब क्या होगा। अब करंट की जो वेव फॉर्म होगी ना, लोड करंट की जो वेव फॉर्म, तो वो एग्जैक्टली उसकी यही शेप होगी और उस शेप में ये होगा कि सिर्फ जो पीक है उसकी, जो उसकी पीक है, अगर वोल्टेज की पीक है वी हैट, तो करंट की पीक हो जाएगी वी हैट ओवर आर, इतना फ़र्क आ जाएगा, शेप जो है ना वो सेम रहेगी। अगर हमारे पास अल्फ़ा को हम कहते हैं कि इक्वल टू पाई ओवर 6 है, तब हमारे पास जो काम हो रहा है कि यहाँ पे अगर हम अगले थायरिस्टर को ट्रिगर नहीं करते तो ये जो करंट है वो क्या करेगा, वो ज़ीरो हो जाएगा इस पॉइंट पे। तो अगर अल्फ़ा हमारे पास होता है पाई ओवर 6, तो उसमें क्या केस होता है कि ये जो ए फेज़ के अंदर जो थायरिस्टर लगा हुआ है T1, वो थायरिस्टर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और हम जब अगले थायरिस्टर को ऑन कर रहे हैं तो वो जो है लोड करंट को कैरी कर रहा है जो T2 है। लेकिन अगर हम थायरिस्टर जो T2 है उसको ट्रिगर नहीं करते तो उसके नतीजे में क्या होगा कि हमारे पास जो करंट है वो कुछ टाइम के लिए ज़ीरो हो जाएगी। अब कैसे बनेगी करंट की वेव फॉर्म, मैं वोल्टेज की वेव फॉर्म से ही उसको कंप्रीहेंड कर लेता हूँ कि हमारे पास जो शेप है, ये लेट्स से करंट की शेप कुछ यूँ आ रही है, तो हमारे पास अगला थायरिस्टर लेट्स से हमने यहाँ पे फायर नहीं किया क्योंकि हम अल्फ़ा को बढ़ा रहे हैं पाई ओवर 6 से, तो उसके नतीजे में हमारे पास करंट रहेगा, लोड करंट रहेगा ज़ीरो, और फिर उसके बाद जब हम ट्रिगर कर देंगे थायरिस्टर T1 को, तब हमारे पास जो है करंट आना शुरू हो जाएगा। और अब हमारे पास ये चलता आ रहा है V0, और अब हमारे पास ज़ीरो को हमने फिर से हिट कर लिया, लेकिन क्या हो रहा है कि हमने T2 को जो है अभी तक ट्रिगर नहीं किया। ये हमारे पास अल्फ़ा बन रहा है, ये हमारे पास वो अल्फ़ा है ग्रेटर देन पाई ओवर 6। तो अब हमारे पास ज़ीरो हो गया है करंट, लेकिन हमने T2 को नहीं ट्रिगर किया, तो फिर हमारे पास एक इंटरवल ऐसा आ रहा है जिसमें जो तीनों थायरिस्टर हैं वो ऑफ स्टेट में है। तो अब हमारे पास ये आ गया अल्फ़ा, और अब हम ट्रिगर कर लेते हैं T2 को, कुछ टाइम के लिए जो लोड करंट है वो ज़ीरो। मैं लोड वोल्टेज की जो वेव फॉर्म है उसी में से करंट को कंप्रीहेंड कर रहा हूँ, अदरवाइज़ लेट्स से रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास मौजूद है, तो ये जो करंट की शेप होगी मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ब्लू में बना देता हूँ, तो करंट जो है वो हमारे पास ज़ीरो रहेगा ऐसे। तो अब हमारे पास जो एवरेज है, एवरेज लोड वोल्टेज है, उसमें थोड़ी सी चेंजेस आ जाएंगी, और वो चेंजेस क्या होगी वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास जो पल्स है, ये पल्स है फॉर इंस्टेंस, तो अब ये पल्स हमारे पास शुरू हो रही है पाई ओवर 3, और ये हमारे पास इसमें ऐड हो गया अल्फ़ा, पाई ओवर 3, और ये बीच में अल्फ़ा ऐड हो गया, तो हमारे पास पाई ओवर 3 प्लस अल्फ़ा ये हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे हम पिछली दफ़ा कर रहे थे पाई प्लस अल्फ़ा, अब वो हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि अल्फ़ा अब पाई ओवर 6 से जितना भी बड़ा हो, हमारे पास जो साइकिल एंड हो रहा है, जो साइकिल एंड हो रहा है वो 7 पाई ओवर 6 के ऊपर हो रहा है। तो 7 पाई ओवर 6 के ऊपर हमारे पास जो साइकिल है वो कंप्लीट हो रहा है, अब पाई ओवर 6 से अल्फ़ा जितना भी हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब पाई प्लस अल्फ़ा की बजाय हमारे पास जो अपर लिमिट होनी है वो होनी है 7 पाई ओवर 6। तो अब हम दोबारा से ये जो इंटीग्रेशन है परफॉर्म करेंगे। वी हैड साइन ओमेगा टी माइनस पाई ओवर 6 इंटीग्रेटिंग फ्रॉम पाई ओवर 3 प्लस अल्फ़ा टू 7 पाई ओवर 6। तो लोअर लिमिट सब्सिट्यूट कर देंगे, तो जिस तरह ऊपर हमारे पास आया था कॉज ऑफ पाई ओवर 6 प्लस अल्फ़ा माइनस कॉज ऑफ पाई आ जाएगा। जब हम 7 पाई ओवर 6 सब्सिट्यूट करेंगे ओमेगा एस टी की जगह, तो हमारे पास 7 पाई ओवर 6 माइनस पाई ओवर 6, तो 6 पाई ओवर 6, तो कॉज ऑफ पाई, और कॉज ऑफ पाई -1 के इक्वल है, तो हमारे पास वी नॉट एवरेज आ जाएगा 3 वी हैट ओवर 2 पाई इंटू कॉज पाई ओवर 6 प्लस अल्फ़ा प्लस 1। तो जो आउटपुट की इक्वेशन है हमने लास्ट टाइम जो लिखी उसको हमने यहाँ पे भी रिवाइज किया।
ओके, यहाँ पे जो करंट की वेव फॉर्म हमारे पास ड्रॉ की गई है ये हाईली इंडक्टिव लोड के लिए है, और रेजिस्टिव लोड के लिए हमने जो ऊपर ब्लू में बनाई वो रेजिस्टिव लोड के केस के लिए है। तो हाईली इंडक्टिव लोड के लिए सिंपली जो करंट की वेव फॉर्म है कि लेट्स से थायरिस्टर T3 जो है वो कंडक्शन मोड में है, और जब थायरिस्टर T1 को फायर किया जाता है तो T3 जो है वो ब्लॉकिंग मोड में आ जाएगा, T1 जो है वो टेक ओवर करेगा, करंट उसमें से फ़्लो शुरू हो जाएगा, और फिर जो है हमारे पास थायरिस्टर T1 में से जो करंट है वो ज़ीरो हो जाएगा, फिर 7π/3 प्लस अल्फ़ा के ऊपर ट्रिगर होगा, तो उसमें से फिर से करंट जो है वो फ़्लो शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास T1 और T2 और T3 जो है वो बारियां जो है बारी बारी जो है वो कंडक्शन मोड में और ब्लॉकिंग मोड में स्विच होते रहेंगे। V0 RMS की बात कर लेते हैं। तो जिस तरह वेव फॉर्म की शेप चेंज हो रही है तो V0 RMS की जो इक्वेशन है वो भी चेंज होगी। फॉर अल्फ़ा लेस देन π/6 एंड इंडक्टिव लोड एक इक्वेशन आ जाएगी, और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी फॉर आर लोड विद अल्फ़ा ग्रेटर देन π/6, जिस तरह V0 एवरेज में किया। तो शेप डिपेंडेंट हमारे पास V0 एवरेज और V0 RMS है। तो V0 RMS हमारे पास जब RL लोड है या R लोड है और अल्फ़ा लेस देन π/6 है, तो नोटिस करें कि जो अपर लिमिट है वो पाई प्लस अल्फ़ा है और लोअर लिमिट जो है वो π/3 प्लस अल्फ़ा है। तो अपर लिमिट से ही पता चलता है कि हम किस केस को हैंडल कर रहे हैं। तो हम R लोड विद अल्फ़ा लेस देन π/6 और या RL लोड को डिस्कस कर रहे हैं। तो VA जो है उसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, और हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटी साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉज ऑफ 2 θ/2। ये हमारे पास सब्सिट्यूट कर देंगे हम साइन स्क्वायर की जगह। तो हमारे पास जो ओमेगा है वो 2 ओमेगा हो जाएगा, और π/6 जो है वो 2 टाइम्स π/6, तो वो हो जाएगा π/3 हो जाएगा। तो 3v हैट स्क्वायर ओवर 4π यहाँ पे बाहर लिखेंगे हम इंटीग्रल के। अब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं तो 1 का इंटीग्रल आ जाएगा ओमेगा st, और हमारे पास जो कॉज है उसका जो इंटीग्रल है वो आ जाएगा साइन 2 ओमेगा st माइनस π/3। 2 ओमेगा st माइनस π/3 का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा st वो लेके हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे, और अब हम इसको लिमिट सब्सिट्यूट कर देंगे जो कि लिमिट्स हैं π/3 प्लस अल्फ़ा और पाई प्लस अल्फ़ा। तो जब ओमेगा st के अंदर हम लिमिट सब्सिट्यूट करेंगे पाई प्लस अल्फ़ा एंड माइनस π/3 प्लस अल्फ़ा जो है उसके लोअर लिमिट आ जाएंगे। इसी तरह माइनस हाफ साइन ऑफ 2, अब ओमेगा st की जगह यहाँ पे हम सब्सिट्यूट कर देंगे ओमेगा st की जगह हम सब्सिट्यूट कर देंगे पाई प्लस अल्फ़ा। तो हमारे पास आ जाएगा 2π माइनस π/3, सो हमारे पास आ जाएगा 5π/3 एंड प्लस 2 अल्फ़ा। और इसी तरह से हम सब्सिट्यूट कर देंगे लोअर लिमिट को, सो 1/2 साइन ऑफ π/3 प्लस अल्फ़ा उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, π/3 प्लस अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 2, और उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा π/3, तो हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ π/3 प्लस 2 अल्फ़ा। V0 RMS की ये इक्वेशन आ जाएगी 3 टाइम्स वी हैड स्क्वायर ओवर 4π टाइम्स 2π/3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 टाइम्स कॉज ऑफ 2 अल्फ़ा होल स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास V0 RMS की इक्वेशन आ गई इस केस के लिए। अब दूसरे केस को कंसिडर कर लेते हैं कि अगर अल्फ़ा हमारे पास है ग्रेटर दैन π/6, तो जिस तरह हमने पिछले केस में डिमॉन्स्ट्रेट किया उसी तरह से होगा यहाँ पे भी कि हमारे पास एक डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, और ये हमारे पास डिसकंटिन्यूटी की वजह से जो अपर लिमिट है वो अब पाई प्लस अल्फ़ा की बजाय 7π/6 हो जाएगा। तो अपर लिमिट जो है एक जगह पे फिक्स हो जाएगा। जो अल्फ़ा है उसके चेंज करने से जो एक एंड है वो चॉप्ड एरिया जो है वो बढ़ता जाएगा, और हमारे पास जो अपर लिमिट है वो फिक्स हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे भी हम वही आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं कि साइन स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस कॉज ऑफ 2 θ/2। यही आइडेंटिटी हम यूज़ कर लेते हैं, उसी तरह से इंटीग्रेट कर लेते हैं। सिर्फ जो लिमिट्स हैं अब वो लिमिट सब्सिट्यूट करने से हमारे पास चेंजेस आएंगी।
तो इसको हम लिख सकते हैं, वी नॉट आर एम एस को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर 3 वी हैट स्क्वायर ओवर 4 पाई टाइम्स इंटू 5 पाई ओवर 6 माइनस अल्फ़ा प्लस हाफ साइन ऑफ पाई ओवर 3 प्लस 2 अल्फ़ा। ये हमारे पास वी नॉट आर एम एस की इक्वेशन फॉर रेजिस्टिव लोड एंड व्हेन अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन पाई ओवर 6। बाय द वे यहाँ पे हमारे पास ये इंडक्टिव लोड के लिए ये करंट की वेव फॉर्म जो है इंडक्टिव लोड के लिए है, तो यहाँ पे ये अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है। हमारे पास है रेजिस्टिव लोड, तो ये है इंडक्टिव लोड की वेव फॉर्म, तो हमारे पास ये यहाँ के लिए ट्रू नहीं है। अब पावर फैक्टर की बात करते हैं। पावर फैक्टर हमारे पास 3 फेज़ हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर का वो पहले देख लेते हैं। तो हमारे पास पावर फैक्टर इक्वल्स टू किसी एक फेज़ का एवरेज पावर लेंगे और उसी फेज़ की आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस का करंट उसका प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में लिखेंगे। वी ए की जो आरएमएस वैल्यू होगी वो वी हैट ओवर स्क्वायर रूट 2 और आई ए की जो आरएमएस वैल्यू है हम इसको हाईली इंडक्टिव लोड के लिए कर रहे हैं बाय द वे। तो आई ए की जो आरएमएस वैल्यू है वेव फॉर्म में ड्रॉ कर लेता हूँ आई ए की, कि जब T1 जो है कंडक्शन मोड में है, हमारे पास ये रेंज है जिसमें T1 कंडक्शन मोड में है, तो हमारे पास थायरिस्टर T1 में से करंट होगा, फिर जो है हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा और फिर हमारे पास थायरिस्टर T1 में से। तो एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रहा है 2 पाई रेडियन के अंदर। तो जो इनपुट है करंट, किसी एक फेज़ का जो करंट है उसका जो पीरियड है वो 2 पाई है, तो हम 1/2 पाई लिखेंगे। और ये जो एक साइकिल है पाई ओवर 3 प्लस अल्फ़ा से पाई प्लस अल्फ़ा तक है, तो ये हमारे पास पाई ओवर 3 प्लस अल्फ़ा से पाई प्लस अल्फ़ा। और लोड करंट क्योंकि आई नॉट है, तो जब थायरिस्टर T1 कंडक्शन मोड में होगा तो इसमें से जो करंट फ्लो करेगा वो आई नॉट होगा। तो इस टाइम पे हमारे पास करंट आई नॉट है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर हम लिखेंगे 1/2 पाई और आई नॉट स्क्वायर को हम इंटीग्रल के बाहर ले जाते हैं और डी ओमेगा एस टी का मतलब है कि हमारे पास आ जाएगा पाई प्लस अल्फ़ा माइनस पाई ओवर 3 प्लस अल्फ़ा। ये हमारे पास जो है इक्वेशन बनेगी। तो हमारे पास इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो अल्फ़ा जो है ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होके ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा तो कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर ओवर 2 पाई और पाई माइनस पाई ओवर 3 हमारे पास हो जाएगा 2 पाई ओवर 3 और ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आई नॉट का स्क्वायर रूट लेंगे तो आई नॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आई नॉट हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये हमारे पास आई ए आर एम एस जो है ये इस तरह आएगा। अब एवरेज पावर जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास क्योंकि आई ए का जो पीरियड है वो 2 पाई है, तो हम यहाँ पे 2 पाई से डिवाइड कर रहे हैं और हमारे पास जो वी ए है उस टाइम पे जो आउटपुट वोल्टेज है वो वी ए है और करंट आई ए जो है वो इक्वल टू आई नॉट है, तो इनका प्रोडक्ट है हमारे पास। आई नॉट को अगर हम इसमें से फैक्टर आउट कर लेते हैं तो हमारे पास वी हैट आई नॉट ओवर 2 पाई कॉज ऑफ पाई ओवर 6 प्लस अल्फ़ा, अगर हम लोअर लिमिट को पहले सब्सिट्यूट कर देते हैं, माइनस कॉज ऑफ 5 पाई ओवर 6 प्लस अल्फ़ा जब हम अपर लिमिट को सब्सिट्यूट कर देते हैं। बाय द वे अगर इसमें से सिर्फ आई नॉट को आप साइड पे कर दें, फॉर द मोमेंट इसको भूल जाएं, तो ये जो इक्वेशन है, बाकी की जो इक्वेशन है, ये जब हम वी नॉट आर एम एस फाइंड कर रहे थे, जब हमारे पास इंडक्टिव लोड हो या रेजिस्टिव लोड हो और अल्फ़ा लेस देन पाई ओवर 6 हो, तो ये एग्जैक्टली वही इक्वेशन बनती है। मैं आपको क्विकली विजिट करवा देता हूँ। तो ये जो वी नॉट एवरेज है इसमें हमारे पास आप इस स्टेज पे देख लें तो यही इक्वेशन है। तो इस वजह से हमारे पास वी नॉट एवरेज भी इससे मिलता जुलता आपको मिलेगा, सिर्फ इसमें आई नॉट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्विकली हम इसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास पी ए एवरेज जो है इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। तो अब हम इसको सब्सिट्यूट कर देते हैं। पी ए एवरेज को हम न्यूमरेटर में रख देते हैं, वी ए आर एम एस जो है डिनोमिनेटर में आएगा, आई ए आर एम एस जो है वो भी डिनोमिनेटर में हम ले आते हैं। तो अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई ये हमारे पास आ जाएगा टाइम्स कॉज ऑफ अल्फ़ा। तो ये जो पावर फैक्टर की अब हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है
ये जैसा कि हम देख सकते हैं सिंगल फेज़ के केस में भी हमें पता है कि ये डिपेंडेंट ऑन अल्फ़ा, कि हमारे पास जो पावर फैक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर और हमारे पास डिस्टॉर्शन फैक्टर का प्रोडक्ट होता है। तो हमारे पास डिस्टॉर्शन जो है अब यहाँ पे फिक्स हो गई है एक तरह से। अगर लोड करंट जो है वो फिक्स है तो हमारे पास उसकी जो वेव शेप है उस पर डिपेंडेंट है। तो हमारे पास 3/√2π ये हमारे पास डिस्टॉर्शन फैक्टर को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है और कॉज अल्फ़ा जो है वो डिस्प्लेसमेंट फैक्टर को। तो अल्फ़ा के चेंज होने से जो डिस्प्लेसमेंट फैक्टर है वो चेंज होता जाएगा और हमारे पास पावर फैक्टर डिफरेंट अल्फ़ा के लिए वो डिफरेंट आएगा। अब हमारे पास पावर फैक्टर को फाइंड कर लेते हैं हम दोबारा से, लेकिन इस केस में क्या होगा, आर लोड के लिए होगा और अल्फ़ा लेस देन π/6 होगा। तो अल्फ़ा लेस देन π/6 है और रेजिस्टिव लोड है। तो VA/RMS जो है वो हमारे पास जिस तरह के साइनोसाइडल सोर्स की वजह से ये हमारे पास VA/RMS जो है V hat over √2 होगा। IA/RMS जो है हमारे पास वो अब हमारे पास इस इक्वेशन से डिटर्मिन होगा। हमारे पास जो IA है उसकी वेव शेप जो है वो कुछ यूँ बनेगी कि फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हम फायर कर रहे हैं तो उसकी जो शेप है IA की जो शेप है वो कुछ यूँ बनेगी। फिर हमारे पास करंट ज़ीरो हो जाएगा और फिर जो है हमारे पास इस तरह की जो शेप है पल्स बनेगी साइनोसाइडल। तो हमारे पास V hat sin ओमेगा ST माइनस π/6 है और जो हमारे पास करंट है लोड करंट वो क्या है, VA/R है V hat over R sin ऑफ ओमेगा ST माइनस π/6। तो जो VA की शेप है वही शेप यहाँ पे है और उसकी पीक अगर V hat है तो इसकी पीक हो जाएगी V hat over R हो जाएगी इसकी पीक। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी वो π/3 प्लस अल्फ़ा से पाई प्लस अल्फ़ा तक, क्योंकि अल्फ़ा जो है यहाँ पे π/6 से कम है रेजिस्टिव लोड में, तो हम ये कंडीशन यूज़ कर रहे हैं। और अगर हम इसमें से R को फैक्टर आउट कर लें तो हमारे पास जो साइन स्क्वायर है हमारे पास वो बन जाएगा और अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दें तो ये जो पूरी टर्म है ये बन जाएगी इक्वल टू V0RMS स्क्वायर के इक्वल। जब हम V0RMS फाइंड करते हैं तो इसी तरीके से फाइंड करते हैं तो बाकी बचा 3R तो वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो PA एवरेज जो है वो V0RMS स्क्वायर ओवर R के इक्वल है डिवाइड बाई 3, मतलब क्योंकि 3 फेजेस हैं तो हम देख सकते हैं कि एक फ़ेज़ में से जो पावर डिलीवर हो रही है वो V0RMS स्क्वायर ओवर R ओवर 3 के इक्वल है। आउटपुट पे जो पावर डिलीवर होती है P0 वो इक्वल होती है V0RMS स्क्वायर ओवर R के, और जो सोर्स में से एक फेज़ में से एवरेज पावर डिलीवर हो रही है वो 1/3 है इस लोड पावर का। तो पावर फैक्टर की इक्वेशन में अब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यह आ जाएगा PA एवरेज VA/RMS IA/RMS। तो हमारे पास R कैंसिल हो सकता है, V0RMS एक यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास V0RMS ओवर V hat और स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 जो है ये साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास V0RMS जब हमारे पास अल्फ़ा लेस देन π/6 होता है तो ये इक्वेशन हमने निकाली थी उसकी, तो हम पावर फैक्टर में जो V0RMS है उसकी जगह ये इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो V hat जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर जो V hat स्क्वायर है उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे जो 2 है वो 4 के साथ जो है वो कैंसिल होगा, तो हमारे पास 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे जो स्क्वायर रूट में 3 है वो इसके साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास 1/2π इंटू 2π/3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 cos टू अल्फ़ा के इक्वल है पावर फैक्टर अगर रेजिस्टिव लोड है और अल्फ़ा लेस देन π/6 है। अब पावर फैक्टर फाइंड कर लेते हैं फिर से रेजिस्टिव लोड के केस में, लेकिन अगर अल्फ़ा ग्रेटर हो π/6 से। तो अब हम वही पावर फैक्टर की इक्वेशन वही VA/RMS को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अब हम यूज़ करेंगे IA/RMS की जो इक्वेशन है उसमें जो अपर लिमिट हमने सब्स्टिट्यूट करनी है वो पाई प्लस अल्फ़ा की जगह 7π/6 को करना है। तो 3 को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे जिस तरह वहाँ पे भी हमने किया है, और यहाँ पे अब हमारे पास IA/RMS जो है वो V0RMS
ओवर आर टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसके इक्वल है। तो हमारे पास ये जो वी नॉट आर एम एस आ रहा है, अब इसमें हमने वी नॉट आर एम एस वो सब्सिट्यूट करना होगा जो कि अल्फ़ा ग्रेटर देन पाई ओवर 6 के लिए हमने फाइंड किया है फॉर आर लोड। ठीक है, तो अब हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वी नॉट आर एम एस कौन सा हमने यूज़ करना है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे आर का वो केस है जिसमें अल्फ़ा ग्रेटर देन पाई ओवर 6 है, तो वी नॉट आर एम एस भी वो यूज़ करेंगे। ओके, अब हम आते हैं पी ए एवरेज की तरफ। तो 1/2 पाई, क्योंकि आई ए का जो पीरियड बनता है वो बनता है हमारे पास 2 पाई ओवर 3 प्लस अल्फ़ा से 7 पाई ओवर 6 तक जो है हम इंटीग्रेट कर देते हैं। आई ए और वी ए हमारे पास उसका प्रोडक्ट है, और 1/r जो है इसको फैक्टर आउट कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास ये जो पूरी टर्म आ जाएगी ये वी नॉट आर एम एस स्क्वेयर ओवर 3r के इक्वल हो जाएगी। और अब ये जो वी नॉट आर एम एस है, ये मैंने जिस तरह बताया कि वही होगी इसकी इक्वेशन जो कि फॉर अल्फ़ा ग्रेटर देन पाई ओवर 6 के लिए इसका हमने ख्याल रखना है। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम पावर फैक्टर की इक्वेशन में पी ए एवरेज, वी ए आर एम एस, आई ए आर एम एस, और इसमें से जो हमने कैंसिल आउट करनी है कुछ चीज़ें, और हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 3 वी नॉट आर एम एस ओवर वी हैड। और अब हमने वी नॉट आर एम एस की जगह जो इसकी इक्वेशन है इसको यूज़ कर लेना है, और हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन बन जाएगी पावर फैक्टर फॉर रेजिस्टिव लोड विद अल्फ़ा ग्रेटर देन पाई ओवर 6। हमारे पास है स्क्वायर रूट 1/2 पाई इंटू 5 पाई ओवर 6 माइनस अल्फ़ा प्लस हाफ साइन ऑफ पाई ओवर 3 प्लस 2 अल्फ़ा। तो हमारे पास पावर फैक्टर की जो है 3 इक्वेशंस आ गई हैं। एक हमारे पास जब इंडक्टिव लोड है, और एक हमारे पास जब रेजिस्टिव लोड है लेकिन अल्फ़ा लेस देन पाई ओवर 6 है, और एक हमारे पास अगर रेजिस्टिव लोड है और अल्फ़ा ग्रेटर देन पाई ओवर 6 है।